हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 31 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है कि एलएसी स्टैंड ऑफ विल रिजॉल्व थ्रू डिप्लोमेसी। तो ऐसा बताया गया राजनाथ सिंह द्वारा, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि एलएसी पे जो भी स्टैंड ऑफ अभी हुआ है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको डिप्लोमेसी के थ्रू हम लोग रिजॉल्व करेंगे। तीसरे थर्ड पार्टी के आने की जरूरत नहीं, जैसे ट्रंप के ऑफर के आने की जरूरत नहीं है। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है कि इंडिया जो है एक दिन में 8520 केस को ऐड किया यहाँ पे कोरोना वायरस का, और जिसमें 207 मौत भी हो चुका है। तो आई थिंक इंडिया में मतलब कि अभी तक सबसे बड़ा ऐड होगा एक दिन का। दूसरा न्यूज़ यहाँ पे है कि टिकटॉक ट्रैप्स असम ज्वेल्स थीप। तो असम के ज्वेलरी शॉप से एक चोरी हो गया था, ठीक है। तो टिकटॉक के थ्रू वो पकड़ा गया। एक्चुअली एक वीडियो बनाया जिसमें उसे ऑर्नामेंट का, उस ज्वेलरी का यूज़ किया गया, और उस वीडियो के थ्रू इसको पकड़ा गया है। तो टिकटॉक से न सिर्फ घाटा है बल्कि कुछ फ़ायदा भी है ना। तो यदि आए कभी एग्जाम में लिखने के लिए कि जो सोशल मीडिया ऐप का किस तरीके से यूज या मिसयूज हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इस बात को ऐड कर सकते हैं। इस इंसिडेंट को हम लोग वहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है। तो इस न्यूज़ को बताने का मकसद यही था कि ऐसा भी न्यूज़ को हम लोग वहाँ पे मतलब कि बोल सकते हैं कि द हिंदू में एक रिपोर्ट आया था, जहाँ पे एक ऐसा न्यूज़ आया था जहाँ पे इस तरीके का दिखाया गया था। तो एक बेनिफिट के रूप में सोशल मीडिया का। नेक्स्ट यहाँ पे एनजीटी सीक एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑन रेस्टोरेंट कॉजिंग पोल्यूशन। तो ऐसे रेस्टोरेंट जो पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं उनके ऊपर एनजीटी के द्वारा एक एक्शन लिया गया है। उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि आप किस तरह का एक्शन ले रहे हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो एनजीटी के बारे में हम लोग पढ़ते थे। एनजीटी का स्थापना हुआ था 2010 में। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत एनजीटी का स्थापना हुआ था। एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है एनजीटी, एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी। आर्टिकल 21 के तहत आता है। आर्टिकल 21 में हमारे यहाँ मेंशन किया गया राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, उसी के तहत जो है बनाया गया था। आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके तहत है राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट। उसी को फुलफिल करने के लिए एनजीटी का निर्माण किया गया था 2010 में। एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है, और इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में है, लेकिन इसका 4 जगह ऑफिस ब्रांच भी है, जैसे पुणे, भोपाल, चेन्नई, कोलकाता, 4 जगह ब्रांच है इसका। और इसके चीफ होते हैं रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसके चीफ होते हैं। जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है इंडिया में सबके थ्रू एनजीटी डील करता है, लेकिन 2 लॉ को छोड़ करके। जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ है इंडिया में सब में एनजीटी डील करता है, लेकिन 2 लॉ को छोड़ करके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड इंडिया फॉरेस्ट एक्ट 1927, इन दोनों को छोड़ के जितना इन्वायरमेंटल लॉ है इंडिया में सब में एनजीटी डील करता है। एनजीटी जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है? इसमें 2 टर्म आते हैं कि कोई भी आदमी बिना अपने केस में जज नहीं हो सकता, कोई भी आदमी अपने केस में जज नहीं हो सकता, और किसी को बिना सुने सजा नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एनजीटी को किसी भी केस को 6 महीने के अंदर सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये था इतना एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि नागालैंड गवर्नर टोल्ड टू डेफर डेलिमिटेशन प्रोसेस। तो डेलिमिटेशन प्रोसेस को रोकने के लिए बोला गया नागालैंड के द्वारा। और तो ऐसा क्यों बोला गया है? कल हम लोग डेलिमिटेशन के बारे में पढ़े थे, कल के वीडियो में ही हम लोग डेलिमिटेशन एक्सरसाइज के बारे में पढ़े थे। आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट के द्वारा करवाया जाता है, कमीशन सेटअप किया जाता है, जिसमें मेनली 3 मेंबर होते हैं। पहला तो एक जज होते हैं, और दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे कंट्री को होते हैं। उसके अलावा जिस स्टेट में किया जा रहा है वहाँ के इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं स्टेट लेवल के, उनको 3 आदमी मिल करके डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप किया जाता है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिपोर्ट आता है उसको कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, मतलब उसका रिपोर्ट फुल एंड फाइनल होता है। सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। डिलिमिटेशन कमीशन का काम होता है बाउंड्री सेटअप करना, लोकसभा और राज्यसभा के लिए, लोकसभा और विधानसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं, लोकसभा और विधानसभा के लिए बाउंड्री सेटअप किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। और ऐसा क्यों रोकने के लिए कहा गया है? क्योंकि अभी पीस प्रोसेस चल रहा है। तो पीस प्रोसेस नागालैंड में किस तरह का चल रहा है? तो एक्चुअली नागालैंड का कुछ यहाँ पे कम्युनिटी है नागा ट्राइब का, जो ग्रेटर नागालिम की बात करता है। ग्रेटर नागालिम में आसाम का इलाका थोड़ा सा, अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा, थोड़ा मणिपुर का इलाका, यानी नागालैंड जो अभी हम लोग को दिखता है उससे थोड़ा बड़ा नागालैंड, कहने मतलब जहाँ जहाँ नागा ट्राइब रहते हैं उस एरिया को डिमार्केट करने की बात किया जाता है। तो ग्रेटर नागालिम की बात, अलग देश की मांग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा, अलग देश का मांग नहीं किया जाता है, बल्कि वहाँ पे ग्रेटर नागालिम की बात किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए कई सारे जो आतंकवादी संगठन थे, या फिर बोल सकते हैं कि सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप थे, ठीक है, प्रेशर ग्रुप की तरह। उसमें एक बड़ा था NSCN, एक बड़ा वहाँ का एक संगठन था जो ग्रेटर नागालैंड की बात करता था। एक कई फैक्शन में टूट चुका है, ठीक है। मतलब कि इसका कुछ मान लीजिए कि इसके एक नेता जो है भारत सरकार के साथ डील कर लिए कि अब हम जो है मतलब नागालैंड की बात नहीं करेंगे, या फिर वहाँ पे कोई हिंसक घटना नहीं करेंगे। तो मान लीजिए कि NSCN जो था उसमें से 1-2 नेता जो है, या फिर इसका जो हेड था, है ना, वो भारत सरकार के साथ समझौता कर लिए कि हाँ हम जो है अब नागालैंड की बात नहीं, मतलब कि ग्रेटर नागालैंड की मांग नहीं करेंगे। तो इसके खिलाफ पार्टी के अंदर ही दूसरे नेता तैयार हो कि नहीं ठीक है उनको नहीं मांग करना, नहीं करूँ, तो एक अलग फैक्शन बना लिए, ठीक है, उसी पार्टी के अंदर, या फिर उस पार्टी से अलग हट के दूसरा पार्टी बना लिए। तो उसी तरीके से अभी जो 2-3 अभी 7 पार्टी के लगभग जो है
कुल मिला के इस तरीके का डिमांड कर रहा है। सातों पार्टी से अभी पीस टॉक चल रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि एक है इसाक मुआइबा है, दो नेता का नाम है इसाक मुआइबा के नाम पे रखा गया। इसाक मुआइबा फैक्शन ऑफ NSCN, तो बड़ा पार्टी था NSCN जो कई फैक्शन में टूट चुका है, तो उसमें इसाक मुआइबा वाला जो फैक्शन है, ठीक है। उसके अलावा फिर नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, इसमें 7 आउटफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से 7-8 पार्टी के साथ अभी ग्रेटर नागालैंड के लिए समझौता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है यहाँ के गवर्नर इंडिया की तरफ से इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ के गवर्नर RN रवि। तो नागालैंड के गवर्नर जो है RN रवि हैं और ये नागालैंड पीस प्रोसेस में इंडियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, RN रवि जो है नागालैंड के गवर्नर भी हैं और इंडिया की तरफ से पीस प्रोसेस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है CBI फाइल्स FIR इन AP, आंध्र प्रदेश में डॉक्टर केस। तो हम लोग CBI के बारे में पढ़ लेते हैं। आंध्र प्रदेश अभी हुआ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का, कि आंध्र प्रदेश में एक गवर्नर के खिलाफ जो है, मतलब कि अभी आंध्र प्रदेश में डॉक्टर को जो है सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। तो उसी केस में जो है CBI को यहाँ पे इंक्वायरी करने का ऑर्डर दिया गया है। तो हम लोग CBI के बारे में पढ़ लेते हैं। CBI आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन के तहत। इसका स्थापना हुआ था 1941 में। 1941 में स्थापना करने का मेन मकसद था कि उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडिया की तरफ से जो भी डिफेंस में भेजा जा रहा था, डिफेंस में जो भी सामान भेजा जा रहा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली यानी कि काफ़ी ज़्यादा घोटाला का वहाँ पे न्यूज़ आ रहा था। इसलिए जो है CBI का स्थापना किया गया था। उस समय इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया था। स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट के तहत इसका स्थापना हुआ था, लेकिन 1946 में इसको दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाया गया और इसको परमानेंट बॉडी बना दिया गया, जिसका काम रहेगा करप्शन का जांच करना। अभी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। तो ये था CBI के बारे में। याद रखिएगा 1941 में स्थापना हुआ था, लेकिन अभी इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, उस समय इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था। नेक्स्ट है कि PM केयर्स है ना, PM केयर फंड जो अभी बनाया गया है वो RTI के अंदर नहीं आता है। ऐसा PMO मैंने कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा भी बताया गया कि RTI के तहत जो है नहीं आता है, क्योंकि इसको पब्लिक अथॉरिटी का दर्जा नहीं दिया गया है। फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। ऐसा बताया गया कि फंड जो है पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, इसलिए जो है नहीं आता है इसके अंदर, RTI के अंदर नहीं आता। मतलब कि RTI से आप नहीं पूछ सकते कि PM केयर में कितना पैसा आया, कहाँ पर कितना पैसा यूज हुआ है, इसके बारे में आप जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि ICAR एडमिट्स नो रिसेंट रिसर्च ऑन लोकस्ट वेकअप कॉल। तो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसका कहना है कि अभी कोई लोकस्ट पे रिसर्च नहीं हो रहा है, ठीक है। ये ICMR से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ICMR अलग चीज़ है, वो मेडिकल रिसर्च के लिए, ये ICAR है, ठीक है। तो ICAR के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ICAR जो है 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था। 16 जुलाई 1929 को ICAR का स्थापना हुआ था और इसका ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी के तहत अंदर आता है। और इसके जो मिनिस्टर होते हैं, यूनियन केंद्रीय कृषि मंत्री जो होते हैं, इसके मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि फॉरेक्स रिजर्व हिट ऑल टाइम हाई ऑन FDI। तो अभी फॉरेक्स रिजर्व है सबसे हाई पे चल रहा है। तो फॉरेक्स रिजर्व एक्चुअली क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 2 दिन पहले हम लोग FDI और FPI के बारे में पढ़े थे। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हमारे कंट्री में सबसे ज़्यादा FDI जो है सिंगापुर से भी आता है। पहले जो है मॉरिशस से आता था, लेकिन इधर 2 साल लगातार जो है सिंगापुर से आ रहा है सबसे ज़्यादा FDI हमारे कंट्री में। और FPI क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट कैश में होता है, कम अमाउंट में होता है, और FDI थोड़ा ज़्यादा परमानेंट होता है और ज़्यादा अमाउंट में होता है। FDI एक बड़ा मनी होता है। FPI को हम लोग हॉट मनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी ये देश से बाहर जा सकता है, जबकि FDI भी बाहर जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत चला जाएगा। FDI को जाने में टाइम लगेगा। FDI में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है कंपनी के अंदर। जैसे कोई दूसरा कंपनी है, विदेश का कंपनी है, इंडिया में आकर के सेटअप हो रहा है, तो क्या करेगा, इंडिया में वो ज़मीन खरीदेगा, मशीन खरीदेगा, है ना, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, तो उसको बेच के जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन FPI में क्या होता है, डायरेक्ट कैश में इन्वेस्टमेंट होता है, तो ये तुरंत अपना पैसा वापस ले सकता है, तो इसलिए FPI को हॉट मनी बोलते हैं। तो बताया जा रहा है कि फॉरेक्स रिजर्व जो है अभी सबसे ज़्यादा है, मतलब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मार्च 6 में $487 बिलियन था, लेकिन उसके बाद फिर RBI के द्वारा कुछ लिया गया था स्टेप, मतलब कि सरकार को कुछ पैसा दिया गया था डेवलपमेंट वर्क के लिए, ठीक है, डेवलपमेंटल वर्क के लिए। तो यहाँ पे उसका फॉरेक्स रिजर्व कुछ कम रहा था, फिर बढ़ा, फिर कमते गया, तो अभी जो है सबसे ज़्यादा भी यहाँ पे आ गया है 490 बिलियन के आसपास, ठीक है। $1 बिलियन में है, $490.04 बिलियन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो अभी जो है 22 मई का ये न्यूज़ है, ठीक है, 1 सप्ताह पुराना न्यूज़ है। तो अभी कितना है वो तो न्यूज़ बाद में आएगा। तो 22 मई तक जो है सबसे ज़्यादा ऑल टाइम हाई, मतलब इंडिया का सबसे ज़्यादा इंडिया के अभी तक का सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट रिजर्व है 490.04 बिलियन। तो फॉरेक्स रिजर्व में आता क्या क्या है, फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। तो फॉरेन करेंसी, इंडिया के पास जितना फॉरेन करेंसी है, मतलब कि जितना डॉलर, युआन, जो भी दूसरा करेंसी है मतलब विदेश का, तो फॉरेन करेंसी प्लस
फॉरेन बैंक डिपॉजिट यदि आरबीआई दूसरे स्टेट के बैंक में डिपॉजिट किए हुए, जैसे कहीं मान लीजिए कि आरबीआई जो यूएसए के बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं या फिर किसी और बैंक में डिपॉजिट किए हुए हैं, ठीक है, तो भी फॉरेक्स रिजर्व का काउंट होता है। गोल्ड रिजर्व जो है इंडिया का, मतलब आरबीआई का जो भी गोल्ड रिजर्व है वो भी फॉरेक्स रिजर्व में काउंट होता है। इसके अलावा एसडीआर जो होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट, आईएमएफ का इसको करेंसी बोलते हैं। ये करेंसी एक्चुअली नहीं है, लेकिन इसको आईएमएफ करेंसी के रूप में फेमसली, मतलब कि पॉपुलरली जाना जाता है, तो उसको एसडीआर बोलते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट। याद रखिएगा एसडीआर को पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। एसडीआर जो है आईएमएफ का स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है, ठीक है, इसको पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। तो एसडीआर भी फॉरेक्स रिजर्व में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग न्यूज़ देखते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि वाई दिस समर अनयूजुअल। तो ऐसा बताया गया कि ये समर जो अनयूजुअल है, इसमें बताया गया मेनली कि कुछ दिन पहले तक जो है काफ़ी ठंड थी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन जितना समर में होना चाहिए उस तरह का गर्मी नहीं था। फिर अचानक से काफ़ी ज़्यादा धूप आ गया है ना, अभी फिर बारिश भी आ गया है। तो वही हम बताया कि वाई इज डिफरेंट दिस समर एंड व्हाट इज द डिफरेंट दिस समर एंड वाई। तो इस समर में क्या डिफरेंट है और क्यों है। तो द समर सीजन रीचेड इट पीक बाई मई 15 इन इंडिया। तो 15 मई तक इंडिया में समर सीजन जो अपने पीक पे होता था, अपने हाई लेवल पे होता था, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में 40 डिग्री क्रॉस करता था, ठीक है, कभी कभी तो 45 भी हो जाता था। दिस ईयर नॉर्थ इंडिया डिडंट एक्सपीरियंस सच टेम्परेचर अंटिल मई 21। तो 21 मई तक ऐसा कोई टेम्परेचर इंडिया में नहीं था, ठीक है। लेकिन लास्ट के 6-7 दिन में ऐसा देखा गया कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इलाके में हीटवेव का कंडीशन आ गया है अचानक से। हीटवेव किसको बोलते हैं, जब लगातार 5 दिन, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, लगातार 5 दिन नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो उसको हीट वेव बोलते हैं। इंडिया में आईएमडी के द्वारा डिटरमाइन किया गया है कि प्लेन इलाके में यदि 40 प्लस हो जाए टेम्परेचर तो उसको हीट वेव बोलेंगे, और हिली इलाके में 30 प्लस यदि टेम्परेचर हो जाए, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तो उसको हम लोग हीट वेव बोलेंगे। तब यहाँ पे हीट वेव का बताया गया, द एब्सेंस ऑफ हीट वेव कंडीशन अंटिल देन वाज मेनली बिकॉज ऑफ कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि मेडिटेरियन से, ठीक है, मध्य भूमध्य सागर जो है, मेडिटेरेनियन सी से हवा आता है हम लोग के यहाँ ठंडा के मौसम में, जो बारिश लेके आता है। हम लोग के यहाँ जो फरवरी के आसपास जो बारिश होता है, ठीक है, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा दिन तक रह गया, वही यहाँ बताया जा रहा है कि अभी तक कंटिन्यू है, कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज। जो बरसात के मौसम में बारिश होता है अगस्त के आसपास, वो साउथ वेस्ट मानसून के कारण होता है। याद रखिए कब किस मानसून से बारिश होता है, साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होता है। अक्टूबर नवंबर में यदि बारिश होता है तो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। फरवरी के मंथ में जो बारिश होता है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होता है। तो वही यहाँ बताया गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट अभी तक है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर ईस्टवर्ड मूविंग विंड। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है ईस्ट से मूव करता है, ये मेडिटेरेनियन की तरफ से आता है, मतलब ईस्टवर्ड मूव होता है, ईस्ट के तरफ मूव करता है, ईस्ट से नहीं। इंडिया के से तो बेस्ट हो गया मेडिटेरेनियन ना, ईस्ट के तरफ ये मूव करता है, ठीक है। और इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। मेडिटेरेनियन सी से अपना पानी लाता है वहाँ से, जिसके कारण से बारिश होता है यहाँ पे, खास करके फरवरी के आसपास वाले महीने में। तो यहाँ पे बताया गया है। यदि देखा जाए यहाँ पे कि हाउ इज द प्रेजेंट हीट वेव स्पेल एक्सपेक्टेड टू लास्ट। अभी जो हीट वेव आया है इंडिया में, मतलब कि 22 मई के आसपास से, कब तक रहेगा। तो आईएमडी का फोरकास्ट है कि द इंटेंसिटी ऑफ हीट विल बिगिन टू सबसाइड फ्रॉम थर्सडे। तो मतलब कि 2-3 दिन और रहेगा, उसके बाद ये कम होता जाएगा। और यदि आप देखें यहाँ, तो यहाँ पे भी बताया गया कि साइक्लोन अम्फान का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, वो हीट वेव पे पड़ेगा, और जिसके कारण से हीट वेव कम हो जाएगा। तो मेनली इस न्यूज़ में इन शॉर्ट यदि हम लोग समझे तो यही बताया गया था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट अभी तक था, जिसके कारण से 20-21 मई तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब कि उतना गर्मी नहीं हुआ। उसके बाद से फिर उसका इफेक्ट कुछ कम हुआ है, तो अभी हीट वेव आ गया है। लेकिन अम्फान के आने के कारण, अम्फान साइक्लोन के आने के कारण कुछ यहाँ पे मौसम ठंडा होगा और बारिश एज यूजुअल नॉर्मल होगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे कि व्हाट मेकिंग आरोग्य सेतु ओपन सोर्स मीन्स। तो अभी एक न्यूज़ आया था कि आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको ओपन सोर्स बनाया गया, ठीक है। तो एक्चुअली ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, तो पहले आप समझिए कि हर एक ऐप का पीछे एक कोड होता है, हर एक ऐप का एक कोड होता है, ठीक है। तो जो इस कोड को डेवलप करता है वही उस कोड को बेसिकली जानता है, ठीक है। यदि वो कोड को पब्लिक कर दिया जाए तो दूसरा आदमी जो उस कोड को समझ सकता है, मतलब जो कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उस कोड को समझ सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि इस ऐप में और क्या मतलब कि सुधार किया जा सकता है, इस ऐप में और क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको बताया जा सकता है। तो यहाँ पे जब से आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च हुआ था तब से विपक्ष का था कि इसमें प्राइवेसी इशू काफ़ी ज़्यादा है। कहना होता है कि इसमें सब कुछ पूछा जाता है, नाम, पता, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, ये सब पूछा जाता है, तो जिसके कारण से लोगों के प्राइवेसी को खतरा है। तो सरकार बोलती थी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो सरकार अब क्या की है कि इसका सारा जो था मतलब कोड था उसको ओपन कर दी है। तो कोड ओपन करने से एक्चुअली प्राइवेसी का इशू सॉल्व नहीं होता, मतलब कि जैसा था ऐप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो कोड यदि जब ओपन सोर्स कर दिया गया है, मतलब कोड को पब्लिक कर दिया गया है, तो यदि जो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे, जो सॉफ्टवेयर को समझते होंगे, डेवलप किए होंगे, ऐप को समझते होंगे, ऐप कैसे बनता है, तो क्या करेंगे, उस कोड में खामी निकालेंगे, है ना, कि कहाँ कहाँ इसमें प्रॉब्लम, इसको और कैसे सुधार किया जा सकता है, और उस खामी को सरकार को बताएंगे कि आप यहाँ पे सुधार कर सकते हैं, तो इस ऐप को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार का कुछ इनाम भी निकाला गया है कि यदि आप इसमें से यदि कोई निकालते हैं, इसमें से कोई गलती आप ढूंढते हैं, इसको सुधार करने के लिए बताते हैं, तो आपको कैश प्राइज़ दिया जाएगा। तो डिफरेंट लेवल का कैश प्राइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि IT मिनिस्ट्री के द्वारा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ किया गया आरोग्य सेतु ऐप को, और इसको ओपन सोर्स बनाया गया है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है हम लोग अभी समझे यहाँ पे। तो ओपन सोर्स का एग्जांपल और क्या क्या है, तो और ओपन सोर्स होता है, उसके अलावा और कैसा सॉफ्टवेयर होता है, तो एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए आपको पैसा लगता है, जैसे जो माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो आता है, इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो आता है हम लोग को खरीदना पड़ता है ना। तो एक तरह का प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, यदि उसका कोड को डेवलप मतलब कि पब्लिक कर दिया जाए तो फिर लोग नहीं खरीदेंगे। ओपन सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं ओपन सॉफ्टवेयर है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि वर्ड, VLC मीडिया प्लेयर, मोजिला ब्राउजर, ये सब जो है ओपन सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर सबसे बेहतर एग्जांपल आप दे सकते हैं ओपन सोर्स का, ठीक है। आरोग्य सेतु को पब्लिक बनाया गया, इसका मतलब क्या है एक सेतु को, तो इससे क्या होगा, जो क्रिटिसाइज कर रहे थे उनके पास अब एक मौका होगा, मतलब कि प्रूफ के साथ देने का कि हाँ आप देखिए यहाँ पे इसमें खामियाँ हैं, इसको आप सुधारिए, है ना। तो ओपन सोर्स का मतलब यही होता है, ठीक है। और इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, उसको बोलते हैं बग बाउंटी प्रोग्राम। बग बाउंटी, बाउंटी का मतलब होता है इनाम, और बग मतलब कि बग का मतलब कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है कुछ खामियां उसमें, मतलब उसके में कुछ इनकम्प्लीटेंसी, ठीक है, उसमें कुछ कमी रह गई तो उसको बग बोला जाता है। तो यदि कोई बग आप ढूंढ निकालते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, इसमें ऐसा ही बोला गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कि व्हाई डू सम कोविड-19 पेशेंट लूज देयर सेंस ऑफ स्मेल। कुछ पेशेंट के द्वारा अपना स्मेल क्यों लूज कर दिया जाता है, यहाँ पे बताया गया है। कुछ कोविड-19 पेशेंट के द्वारा अपना स्मेल क्यों लूज कर दिया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है वन ऑफ द मोर रिसेंटली आइडेंटिफाइड सिम्टम ऑफ कोविड-19। तो कोविड-19 का सबसे नया सिम्टम जो पता चला है आदमी में कि स्मेल और टेस्ट खो जाता है इसमें, ठीक है। ये WHO भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। पहले किसी किसी कंट्री में ऐसा बोला जा रहा था कि जो जिसको भी कोविड-19 हो रहा है उसको स्मेल करने की क्षमता और टेस्ट करने की क्षमता खो दे रहा है। तो अब जो है WHO भी इसको एडमायर कर रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। तो कुछ दिन पहले हम लोग ACE2 के बारे में पढ़े थे। ACE2 क्या है, तो हमारे सेल में होता है, ठीक है, एक प्रोटीन है ACE2 प्रोटीन है जो हमारे सेल में होता है, और ये जो है मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के मुकाबले। मेल में ACE2 जो है, ACE2 प्रोटीन जो है मेल में ज़्यादा होता है फीमेल के मुकाबले, इसलिए मेल को ज़्यादा कोरोना वायरस पकड़ने का चांस है फीमेल के मुकाबले। ACE2 क्या करता है, कोरोना वायरस को डेवलप करने में हेल्प करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोरोना वायरस इंटर करता है, ACE2 उसको और डेवलप करता है कि हाँ लीजिए हम प्रोटीन आपको सप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बताया SARS-CoV-2 द वायरस दैट कॉज कोविड-19 हाईजैक 2 ह्यूमन प्रोटीन। तो ये जो कोरोना वायरस जैसे इंटर करता है 2 ह्यूमन प्रोटीन को हाईजैक कर लेता है। पहला वन इज ACE2 रिसेप्टर ऑन द सेल सरफेस, इट ओपन द डोर फॉर वायरस, तो वायरस के लिए डोर ओपन करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है उस प्रोटीन का नाम है TMPRSS2, ये प्रोटीन का नाम है, ये आप याद कर लीजिएगा या फिर ध्यान रखिएगा, ऐसा भी एक प्रोटीन है, ठीक है। इससे क्या होता है, वायरस को रेप्लिकेट होने में मदद करता है, मतलब वायरस को रिप्रोड्यूस होने में या फिर टूटने में मदद करता है। वायरस को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 होने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया, तो इसी के कारण, इस प्रोटीन के लॉस हो जाने के कारण हम लोग जो है स्मेल का सेंस खो देते हैं जब कोरोना वायरस किसी को पकड़ता है। इन माइस द रिसर्चर फाउंड दीज 2 प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस सर्टेन सेल्स ऑफ द नेसल कैविटी। तो ये सेल जो है मतलब कि ये कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो नेसल कैविटी में कुछ सेल उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ये जो है माइस पे किया गया था, मतलब कि एक्सपेरिमेंट जो माइस पे किया गया था, माइस यानी कि चूहा पे किया गया था, ठीक है। तो इस न्यूज़ में यही बताया गया है कि उस प्रोटीन के हाईजैक हो जाने के कारण, ठीक है, तो हम लोग के पास जो ओल्फैक्ट्री न्यूरॉन्स होता है, ओल्फैक्ट्री यानी कि जो स्मेल करने वाला जो न्यूरॉन होता है वो अच्छे से मतलब कि रिएक्ट नहीं कर पाता और हम लोग अपना जो है स्मेल खो देते हैं। तो वही इसमें बताया गया है, जैसे यहाँ पे आप इसमें समझ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी ओल्फैक्ट्री नर्व होता है। अब देख कह रहा है कि व्हाई द नोज मैटर्स। तो अर्लियर रिसर्चर आइडेंटिफाइड 2 काइंड ऑफ सेल इन द नोज एज द लाइकली फर्स्ट एंट्री पॉइंट फॉर द वायरस, देज आर गॉबलेट सेल एंड सिलिएटेड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि पहले रिसर्चर के द्वारा जो है 2 तरह का सेल फाइंड किया गया था, 2 तरह का सेल फाइंड किया गया था नोज में, इन द नोज, ठीक है, जो फर्स्ट एंट्री पॉइंट था वायरस के लिए। तो मतलब कि जहाँ से वायरस इंटर करता है, तो वायरस अधिकांशतः नोज से इंटर करता है, क्योंकि सांस लेने में हम लोग, जैसे हम लोग सुन रहे हैं कि एक सांस लेने के कारण होता है, ठीक है, 3 फीट के अंदर यदि आ जाते हैं हम लोग तो किसी
जो भी व्यक्ति संक्रमित है उसके नज़दीक आने पे, ठीक है। तो क्या था, एक था गॉबलेट सेल विच प्रोड्यूसेस म्यूकस एंड सिलिएटेड सेल विच हैव स्वीप म्यूकस टू थ्रोट टू कैन स्वेलोड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक था गॉबलेट सेल, दूसरा सिलिएटेड सेल। सिलिएटेड सेल क्या करता है, वायरस को अंदर जाने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी बताया कि ह्यूमन नोज किस तरह से इस वायरस को फैलने में मदद कर रहा है। तो हम लोग यदि पूछा जाए कि हम लोग क्यों यदि इस स्मेल को खो देते हैं, स्मेल या टेस्ट का सेंस क्यों खो देते हैं, तो मेनली इसके लिए जो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है TMPRSS2, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि ब्राज़ील पुट्स ओनस ऑन इंडिया टू बैलेंस वर्ल्ड शुगर मार्केट। तो शुगर मार्केट, ब्राज़ील का ऐसा एलिगेशन है इंडिया पे कि WTO के अंदर ब्राज़ील के द्वारा एक इल्ज़ाम लगा है कि इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी देता है शुगर केन फार्मर को, जिसके कारण से वहाँ का शुगर केन काफ़ी कम्पिटिटिव हो जाता है, मतलब काफ़ी कम प्राइस पे बिक जाता है, और हमारे यहाँ का हम लोग सब्सिडी नहीं दे पाते हैं किसान को, ठीक है। तो मतलब कि ब्राज़ील का इन शॉर्ट ये कहना था कि इंडिया सब्सिडी देना बंद करे अपने किसानों को, ठीक है, खास करके शुगर केन वाले किसानों को। तो ये उसके द्वारा कुछ उपाय सुझाएगा कि किस तरीके से, मतलब कि ज़्यादा शुगर हो जाने के बाद वो क्या करता है। तो 27% इथेनॉल ब्लेंड करता है, या फिर प्योर इथेनॉल का भी वहाँ कार चलाया जाता है, ठीक है। तो मतलब ब्राज़ील के द्वारा बेसिकली ये बताया गया है कि यदि आपके पास ज़्यादा शुगर केन हो जाता है तो आप जो है किसान को सब्सिडी मत दीजिए, उसको जो है खाने के अलावा दूसरे जगह यूज कीजिए, ठीक है। तो उसको जो है इथेनॉल बना करके शुगर केन से और पेट्रोल में मिक्स कीजिए। जैसे इंडिया में भी जो 6% मिक्स किया जा रहा है तो उसको 10% तक कीजिए, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।